नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि है डिसर्टेशन राइटिंग फॉर मास्टर ऑफ सोशल वर्क। आप MSW कर रहे हैं और आपको डिसर्टेशन जमा करना है। हाल ही फिलहाल में आप जमा कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, या फिर अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में भी है तो नेक्स्ट ईयर आपके पास चैलेंज है कि आपको कैसे डिसर्टेशन लिखना है। तो ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से मुझे कई लोगों ने, स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि डिसर्टेशन राइटिंग कैसे करें, उसमें ज़रूर आप हेल्प कीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है कि आपको कैसे डिसर्टेशन लिखना है मास्टर्स के लिए। So in this video we will talk about the each and every step followed for writing dissertation for master degree। तो ये डिसर्टेशन सिर्फ सोशल वर्क के लिए ही नहीं, आपको अगर आप किसी दूसरे फील्ड से भी मास्टर्स कर रहे हैं और आप डिसर्टेशन लिखना है, इनफैक्ट अगर आप PhD भी कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन आपको कैसे जाना है, क्या क्या पॉइंट है जो यू हैव टू इंक्लूड इन योर सेक्शंस, ईच सेक्शंस। तो चलिए डिटेल में देखते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद। This guideline outlines the content structure for each chapter of MSW dissertation, dealing with introduction, review of literature, methodology, data analysis, findings, suggestion and conclusion। सो एक एक करके देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आपको अलग अलग इंट्रोडक्शन का भी पार्ट हम करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आपको एक ब्रॉड एरिया में रिसर्च को डिफाइन करना होता है, बताना होता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसका ब्रीफ जनरल बैकग्राउंड्स देने होते हैं, उसके बारे में क्या कुछ है वो सब आपको बताना होता है। साथ ही आपको उसमें मेन वेरिएबल जिसको आप फोकस कर रहे हैं, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कई सारा डायमेंशन हो सकता है, लेकिन आप स्पेशली किस वेरिएबल को इंक्लूड कर रहे हैं, किसके आधार पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वहाँ पे डिफाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। साथ ही कनेक्ट करना होता है जो अदर टॉपिक है, जैसे सोशल वर्क का, प्रैक्टिस का और थ्योरी का जो टॉपिक है उससे कैसे आप को रिलेट करके वो भी दिखाना होता है। चूँकि आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, आप जिसी भी डोमेन से स्टूडेंट हैं, आपको यू हैव टू आपको उस टॉपिक से कैसे कनेक्शन है उस सब्जेक्ट का, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना होता है। अंत में क्या करना होता है, लीड इन टेक्स्ट टू द सेक्शन। वहाँ पे अगले सेक्शन में जाते हैं जिसमें जनरल बैकग्राउंड लिखते हैं डिसिप्लिन और फील्ड के बारे में। जैसे वहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन द एकेडमिक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल फील्ड, डिफाइन की कंसेप्ट रिलीवेंट टू द डिसिप्लिन, जैसे कि सोशल वर्क है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है या फिर सोशल जस्टिस है। इस तरह से आपको जो की कंसेप्ट है वगैरह वो वहाँ पे डिफाइन करना होता है। अगर आपके टॉपिक से कोई भी की कंसेप्ट है तो उसको वहाँ पे कंसेप्ट को डिफाइन करना है। साथ ही मेंशन करना है रिलीवेंस ऑफ द फील्ड इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। अभी के सोसाइटी में उस टॉपिक का क्या रिलीवेंस है वो आपको बताना होता है। हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट है, क्या इवोल्यूशन है, कैसे कैसे आया। चलिए मान लेते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो यहाँ हमें प्रेजेंट में क्या कुछ रिलीवेंस है, हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, ये चीज़ें पहले कैसे थी, अब कैसी है, उस पर अब क्या लॉ है। ब्रॉड टॉपिक को आपको डिफाइन करना होता है, उसकी हिस्ट्री को। साथ ही हाईलाइट्स एंड माइलस्टोन और शिफ्ट इन थिंकिंग एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम। जैसे कि डॉरी सिस्टम ही ले ले तो पहले क्या था, कब लॉ आया, कैसे डॉरी सिस्टम पे, अभी माइलस्टोन क्या है हाईलाइट करना है, लोगों का क्या थिंकिंग है, अभी प्रैक्टिस क्या हो रहा है ओवर द टाइम, उसमें क्या चेंजेज आए हैं, फॉर्म में क्या चेंजेज आया है, लोगों के सोच में क्या चेंज आया है, ये सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। इंट्रोडक्शन टू द ब्रॉड रिसर्च एरिया, ब्रॉड रिसर्च एरिया को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना होता है, लाइक इंट्रोड्यूस टू द ब्रॉड टॉपिक और इशू बिंग रिसर्च। आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे करें तो उसके बारे में लिखना है। साथ ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ की थीम्स वगैरह डिफाइन करने हैं जनरल टर्म्स को। अवॉइड क्या करना है, रिसर्च स्पेसिफिक केस एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, जनरल टर्म की बात करना है। चूँकि इंट्रोडक्शन का सेक्शन है तो जनरल टर्म में ही बात करना है। इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, गैप्स वगैरह क्या है। इंट्रोड्यूस करेंट डेवलपमेंट और ट्रेंड रिलेवेंट टू द टॉपिक को लेके क्या रिलेवेंट करेंट है वो सब बताना है। हाईलाइट करना है गैप को, प्रैक्टिस पॉलिसी लिटरेचर में जो भी आपका गैप आ रहा है उसको हाईलाइट करना है। साथ ही रिलीवेंस ऑफ द टॉपिक टू द सोशल वर्क प्रैक्टिस। और अंत में जो आप इंट्रोडक्शन में रिलीवेंस लिखते हैं, कैसे आपका जो टॉपिक है वो सोशल वर्क प्रैक्टिस में कैसे रिलीवेंस रखता है, एक्सप्लेन करना है कि आपका फील्ड ऑफ सोशल वर्क में इसका क्या टॉपिक का क्या रिलीवेंस है। कनेक्ट करना है जो थ्योरीज़ है, वैल्यूज़ है, प्रैक्टिस सेटिंग है, जैसे HRM है, मेंटल हेल्थ है, डेवलपमेंट है, इस तरह से। साथ ही मेंशन करना की वेरिएबल थीम एंड ऑर्गेनाइजिंग इन द अपकमिंग चैप्टर्स।
तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कैसे लिखते हैं। सेक्शन फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड सेक्शन में आप बैकग्राउंड लिखना है, कैसे थीम आपका इवोल्यूट कैसे हुआ। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक एंड वेरिएबल्स like independent and dependent, brief how them has gained importance over the time। फिर रेफरेंस लिखना है, की डेवलपमेंट बोथ ग्लोबली एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको जब भी आप डिफाइन करते हैं ना, हिस्ट्री को लिखते हैं तो पहले ग्लोबली लिखिए, इस थीम वाइज जैसे क्रॉनिकली आपको या फिर जोग्राफिकली कॉन्टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं तो पहले आपको पूरे वर्ल्ड का लिखना है, ग्लोबली लिखना है, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लिखना है। चूँकि इस वीडियो में हम पूरा कवर कर रहे हैं, डेजर्टेशन का ईच पार्ट कवर कर रहे हैं, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, बने रहिए लास्ट तक। साथ में आपको रिलेट करना है सोशल वर्क इंटरवेंशन क्या है, प्रैक्टिस क्या है। थर्ड टॉपिक इंट्रोडक्शन के फर्स्ट 1.3 में आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वेरिएबल्स का कंस्ट्रक्ट्स का दे सकते हैं, जिसमें डिस्क्राइब करेंगे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशन। फिर से आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का क्या नेचर है, आउटकम है, सिग्निफिकेंस है, वो डिफाइन करना है। ऑप्शनल रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स इफ़ रिलीवेंट। तो जो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है उसको आपका ऑप्शनल है, आप रखें या नहीं रखें, लेकिन आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइन करना है। नेक्स्ट सेक्शन में डिफिनीशन देते हैं, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं थ्योरेटिकल डिफिनीशन की टर्म यूजिंग स्टैंडर्ड डिफरेंस के साथ। आपको डिफरेंस जरूर देना है, जैसे आप कोई भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका जो डिफिनेशन है वो आप किस जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस डिक्शनरी से ले रहे हैं या किस रेफरेंस से ले रहे हैं, वो आपको रेफरेंस भी यहाँ पे साइट करना होता है। डिफिनीशन को ज़रूर साइट कीजिए, चाहे वो किसी आप बुक से ले रहे हैं, जर्नल से ले रहे हैं, किसी डिक्शनरी से ले रहे हैं, लेकिन साइट जरूर कीजिए। साथ ही यूज़ सब हेडिंग इफ़ मल्टीपल टर्म्स, अगर मल्टीपल टर्म्स है तो सब हेडिंग भी आपको यूज़ करना है। रिलीवेंट लेजिस्लेशन, पॉलिसी, फ्रेमवर्क सब कुछ आपको यहाँ पे 1.5 में देना है, जैसे कि मेंशन करना है पॉलिसीज, एक्ट, फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द रिसर्च एरिया। एक्सप्लेन करना है कनेक्टेड टू द स्टडी थीम। थीम क्या है आपके स्टडी का, उससे कनेक्ट करना है, जैसे आप किस थीम पे काम कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन और रेशनल ऑफ द स्टडी भी देना है 1.6 में, कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। गैप के अकॉर्डिंग आपको उसको जस्टिफाई करना है कि इस स्टडी का नीड क्या है, जिस वजह से आपने इस स्टडी को चुना है। रिलीवेंस देना है। सोशल वर्क और टारगेट पॉपुलेशन भी यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे करना है तो हो सकता है आपका टारगेट ऑडियंस डोमेस्टिक वायलेंस जिस पे हो रहा है उसके इन-लॉज हो सकते हैं, वो खुद हो सकती है। टारगेट ऑडियंस कुछ भी हो सकता है, सेम टॉपिक पे भी खुद जो विक्टिम है वो हो सकता है, या फिर जो क्या रिलेटिव क्या कर रहे हैं, पड़ोसी, मतलब कोई भी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस पॉपुलेशन को आपको डिफाइन करना है। प्रैक्टिस, एकेडमिक एंड पॉलिसी इंपॉर्टेंस भी आपको देना है। तो पॉलिसी इंपॉर्टेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़रूर दीजिए कि ताकि पता चले कि क्या नेचर है, पॉलिसीज़ क्या कहती है, हमारी गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रूल रेगुलेशन है, वो सब भी आप डिफाइन कीजिए। साथ ही इमरजेंस एंड रिलीवेंस ऑफ द टॉपिक का क्या जो रिलीवेंस है, क्या इमरजेंस है, अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों आप इसका जो स्टडी क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको बताना है। जैसे कि ब्रीफली हाईलाइट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ द रिसर्च थीम इन द कंटेम्परेरी प्रैक्टिस। एक्सप्लेन व्हाई द टॉपिक मैटर्स टुडे। आज के दिन में वो टॉपिक क्यों मैटर करता है, इस पे रिसर्च होना क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, प्रोफेशनली हो और या इथिकली हो, ये सारा आपको इंपॉर्टेंस वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राइज ऑफ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, वर्कप्लेस ट्रेंड, मेंटल हेल्थ फोकस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर द एग्जाम्पल जो कि बहुत ट्रेंडिंग है अभी। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी देना है, जिसमें आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हाउ द टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मेंशन वेदर द स्टडी विल वैलिडेट, एक्सटेंड एंड क्वेश्चन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हाईलाइट द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। डिफाइन करना है रिसर्च गैप को, जिसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड व्हाट इज़ मिसिंग। गैप में आपको जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको बताना है और उसमें क्या मिसिंग है वो आपका गैप हो जाएगा। एम्फेस करना है लॉक ऑफ फोकस्ड स्टडी इन द पर्टिकुलर सेटिंग एंड पॉपुलेशन एंड सेक्टर।
आप किस फोकस, जैसे कि आप किसी खास डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, किसी खास एरिया में सेटिंग में करना चाह रहे हैं, तो वो सब आपको बताना है। मेंशन इफ देयर इज लैक ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड और सोशल वर्क लेंस इन एग्जिस्टिंग स्टडी। अगर आप स्टडी हुआ है लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में सोशल वर्क लेंस से नहीं हुआ है या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है, तो वो भी आपका रिसर्च गैप हो सकता है। अभी हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखे उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसमें बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिलेवेंस, चॉइस ऑफ स्टडी एरिया और सैम्पल्स का आपको डिफाइन करना है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ योर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और पॉपुलेशन का क्या रीजन है। मेंशन यूनिकनेस, एसेसिबिलिटी, रिलेवेंस ऑफ सोशल वर्क एंड रिसर्च फिजिबिलिटी भी आपको देखनी है। एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस एनजीओ और हॉस्पिटल और स्लम और स्कूल और कंपनी यू आर टेकिंग, मतलब आप स्पेशली यही क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं वो एक्सप्लेन करना है। कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड प्रैक्टिस, सोशल और प्रोफेशन में क्या है वो बताना है, जैसे सो हाउ द रिसर्च कैन influence field intervention policies and training. Explain how findings may help professionals, managers, social workers and educators. Example, designing better program, improving staff retention, enhancing community participation. इस टाइप का एग्जाम्पल आपको देना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है आपके स्टडी का उस फील्ड में। स्टेक होल्डर बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि आइडेंटिफाई हु बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च। आपका रिसर्च से किसको सुविधा होगा, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय को, क्लाइंट को, पॉलिसी मेकर को, एनजीओ को, कम्युनिटीज़ को, मतलब क्या उस आपके रिसर्च से कौन से स्टेक होल्डर है, किन को फ़र्क पड़ता है, ये बताना है। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ इंसाइट और डेटा द स्टडी विल जनरेट फ्रॉम दीज स्टेक होल्डर्स, मतलब कि आपके स्टडी से किस तरह का डेटा निकलेगा और उनसे किसको फ़ायदा होना है। स्कोप ऑफ द फ्यूचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन, आपके स्टडी का फ्यूचर में क्या रिलेवेंस है, क्या यूज है, सबको आपको डिफाइन करना है। आपका स्टडी कैसे फर्दर रिसर्च को एलाइड एरिया में कंडक्ट कर सकता है, ये सब बताना है। और पर्सनल की बात करें और एकेडमिक मोटिवेशन की बात करें तो ये ऑप्शनल हो सकता है, जैसे आप एक शॉर्ट नोट में दे सकते हैं व्हाई द रिसर्चर चूज दिस टॉपिक एंड कैन इंक्लूड फील्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम और पैशन एरिया। कंक्लूजन में आप समराइज करेंगे कि पॉइंट्स को लीड इनटू द लिटरेचर रिव्यू चैप्टर, और आपका यहाँ पे कंक्लूड करके आप लिखेंगे कि आप अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मूव करते हैं चैप्टर 2 के तरफ, जो कि होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जनरली ये आपका फॉर्मेट है जो फॉलो किया जाता है डिसर्टेशन राइटिंग में। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में आपको क्या लिखना है। जैसे उसमें भी चैप्टर 2 में भी आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू का क्या पर्पस है, फाइनल लिटरेचर रिव्यू से क्या फ़ायदा होता है, क्या कुछ जानने को मिलते हैं। स्पेशली लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है हम पूरे जो टॉपिक से रिलेवेंट है उस स्टडी अब तक क्या है एग्जिस्टिंग और गैप, मेनली हम ये दिखाने के लिए स्टडी करते हैं। थोड़ा सा उसको कई तरह से आप कर सकते हैं, क्रोनिकोलॉजी कर सकते हैं, जैसे कि सन इतना से लेके अभी तक का क्या क्या रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, थीम वाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको अलग ढंग से भी ग्लोबली और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, फिर आपके रिसर्च एरिया मतलब कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पर्पस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेंशन करना है स्ट्रक्चर, जैसे थीमेटिक हो सकता है क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर वेरिएबल वाइज। आप वेरिएबल वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेंशन आपको जरूर करना है स्ट्रक्चर ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द क्रिटिकल एंड कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग scholarly research and relevant source on a specific topic or subject of the study. It serves as an essential component of academic and research work, following researchers, scholars and students to gain a deep understanding of the existing knowledge, debates, trends, gap in their chosen field of inquiry, and the literature review section of the dissertation provide these insights. So सेकेंड में क्या लिखना है, इसके सेकेंड पॉइंट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के आधार पे लिखना है। आपको समराइज करना है स्टडी को, डिस्कस करना है कंसेप्ट को, पैटर्न को, कंट्राडिक्शन को और मेथोडोलॉजी को, हाईलाइट करना है स्ट्रेंथ एंड गैप्स को,
थर्ड पॉइंट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल देना है, जो कि भी ऑब्जेक्टिव वाइज ही बेस्ड होगा। सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है एज डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि आपको उसके कंसेप्ट को, पैटर्न को, कंट्राडिक्शन को, मेथोडोलॉजी को और हाईलाइट करना है स्ट्रेंथ एंड गैप्स को, और क्या कनेक्शन है रिलेवेंट सोशल वर्क थ्योरी से, प्रैक्टिस मॉडल से, ये भी आपको बतानी है। स्टडीज़ कंबाइन करना है बोथ वेरिएबल बेस्ड, जो है दोनों वेरिएबल को कैसे कंबाइन करना है वो आपको फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे। रिसर्च गैप में आप क्या पॉइंट मिसिंग है एग्जिस्टिंग लिटरेचर में वो आपको जस्टिफाई करना है, वहाँ पे आप अपने रिसर्च गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में समराइज कर सकते हैं कि अभी मेन ट्रेंड क्या है, जस्टिफाई कर सकते हैं नीड ऑफ द रिसर्च को। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड चैप्टर, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम अब ब्रीफ आउटलाइन देंगे मेथोडोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रेफर करता है, जो सिस्टमेटिक प्लान है, अप्रोच क्या लेना चाहिए रिसर्चर को, जैसे कैसे वो डाटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा डेटा और ब्रिंग द स्टडी इनटू द मेन, ये सब आपको सारा आउटलाइन यहाँ पे प्रोसीजर जो है टेक्निकली एम्प्लॉयड है कि नहीं, ये सब रिसर्च रिलायबल है, वैलिड है, रिप्रोड्यूसिबल है, ये सब आपको यहाँ पे चेक करना होता है। टिपिकली ए रिसर्च मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन और सैम्पल, चूजिंग डाटा कलेक्शन टूल्स, मेथड, डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालाइजिंग, एंड दिस सेलेक्शंस ऑफ द मेथोडोलॉजी डिपेंड्स ऑन द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, विल सम स्टडी इनकॉर्पोरेटिंग एंड मिक्स्ड मेथड अप्रोच टू गेन द डीपर इंसाइट। सो आपको ओवरऑल क्या आपका अप्रोच है रिसर्च कंडक्ट करने में, क्या मेथड है, क्या आपने कैसे सैंपल चूज किया है, कौन सा टूल आपने लगाया है, कैसे डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज, मतलब आपने कैसे किया ये बताना होता है। थर्ड पॉइंट पे हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दे सकते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल कंसर्न टू नैरो डाउन द स्पेसिफिक इशू एंड जनरल प्रेजेंट द गैप, चैलेंज एंड प्रॉब्लम यू इंटेंडेड टू एड्रेस, वो देना है। एंड ऑफ द चैप्टर में क्लियरली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने हैं। बहुत ही अच्छा ये जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा डिसर्टेशन राइटिंग में। इंट्रोडक्शन टू ब्रॉड इशू के साथ आपको लिखना, हाईलाइट करना है, आपको जनरल एरिया और कंसर्न एंड चैलेंजेस इन द फील्ड हाईलाइट करना है। इशू ऑफ द इम्पोर्टेंस फॉर द प्रोफेशनल सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में मेंशन करना है क्या ट्रेंड है, चेंज है, प्रैक्टिस इन द हैविंग इंक्रीज्ड फोकस ऑन द इशू, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड रिसर्च गैप पे डिफ़ाइन करना है कि कैसे अब तक ये गैप रह गया है, किस पॉपुलेशन पे रह गया, किस सेटिंग में रह गया, किस पर्सपेक्टिव से रह गया है, ये सब आपको डिफ़ाइन करना है। स्पेसिफिक फोकस ऑन द करेंट स्टडी, क्लियरली स्टेट द एग्जैक्टली द स्टडी विल इन्वेस्टिगेट, आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है कि आपका स्टडी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एकदम 4 पॉइंट पे बताना है कि इस स्टडी से ये पता चलेगा। मेंशन करना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, मेजर थीम्स को, फोकस को हाईलाइट करना है, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन को, स्टडी इन द फिलिंग गैप्स देखने हैं। और लास्ट जो थर्ड चैप्टर में आप पॉइंट 3 होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होगा, जिसमें क्या स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। एकेडमिक नॉलेज, सोशल वर्क फील्ड, पॉलिसी प्रोग्राम, टारगेट पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब आपको मेंशन करना है। रिलेवेंस की बात करें तो ये करेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। प्रैक्टिस फील्ड लेवल पर इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना है, जैसे कि हाउ फाइंडिंग्स कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटीज़ टू प्रॉब्लम चैलेंज टू टारगेट और सॉल्व देयर इशू एंड चैलेंजेज। डिस्कस करना है हाउ द रिसर्च कैन लीड टू द बेटर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी इन द फील्ड लाइक यू एड, मतलब किस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपके रिसर्च को, उसको मेंशन करना है। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें आपका थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली गैप कैसे आप फिल कर रहे हैं ये बताना है, मेंशन करना है। लैक ऑफ रिसर्च इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, रीजन और सेटिंग। स्टेक होल्डर रिलेवेंस की बात करें तो एक्सप्लेन करना हु विल बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट होगा। और स्कोप में स्कोप ऑफ द स्टडी लिखना है, जिसमें इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये सब स्टडी में वो आप बताएंगे। मेंशन करेंगे लिमिटेशन, जैसे कि आपका स्टडी लिमिटेड टू कौन सा पॉपुलेशन है ज्योग्राफिकली, जैसे कि हाँ इस एरिया में ही किया गया, इस टाइम फ्रेम में किया गया, ये सब आपके स्टडी का लिमिटेशन होता है जो कि आप स्कोप में देंगे। आगे करेंगे फोकस ऑफ द स्टडी में क्लियरली स्टेट करना है कि स्टडी क्या एग्जामिन कर रहे हैं, मेन वेरिएबल्स क्या है, थीम क्या है, टॉपिक क्या है। इंडिकेट करना है स्पेसिफिक सेटिंग को, पॉपुलेशन को, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट को, ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक भी स्कोप भी आपको बताना है।
और मेथोडोलॉजिकल स्कोप, अलग अलग ढंग से स्कोप को आपको बताना है, स्कोप, लिमिटेशन एंड जनरलिबिलिटी भी बतानी है। 5वें पॉइंट में टाइटल ऑफ द स्टडी लिखना है। 6ठे में रिसर्च क्वेश्चन हो जो कि क्लियर हो, ज़्यादा कंसाइज रूप में रखना है। 3 to 5 ऑब्जेक्टिव डालने हैं। एम ऑफ द स्टडी डालना है जिसमें आप कैप्चरिंग करेंगे पर्पस क्या है, जो कि आपको एकदम A1 सेंटेंस में लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी स्मार्ट होना चाहिए, जैसे स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। जी हाँ, स्मार्ट क्या तरीका है वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कंसेप्चुअल डिफिनीशन देने हैं 3.9 में, और 3.10 में ऑपरेशनल डिफिनीशन देना है जिसमें आप हाउ मेजर्स और आइडेंटिफाई ईच वेरिएबल्स इन द स्टडी कॉन्टेक्स्ट। ऑपरेशनल कंसेप्चुअल डिफिनीशन के बाद ऑपरेशनल डिफिनीशन देना है, और लास्ट में इथिकल कंसिडरेशन आपको ज़रूर डालना है जिसमें आप कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोमिटी एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन का चर्चा करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन होगा 12 नंबर पे, जिसमें आप बताएंगे डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटिव है या मिक्स मेथड है। जस्टिफाई करेंगे डिज़ाइन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, और इस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैसे है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह से आपको ये सब करना है चैप्टर 3 में। अब मूव करते हैं चैप्टर 4 में, जो कि आपका होगा एनालाइसिस। चैप्टर 3 में आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड नहीं आपको करना ही है। यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड टेक्निक, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, पायलट स्टडी, डाटा कलेक्शन पीरियड, डाटा एनालिसिस पीरियड, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, और साथ में आप लास्ट में लिखेंगे कि आपने किस तरह से क्या क्या चैप्टर आपका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह आपके किस चैप्टर में क्या मेंशन है वो बताना है, और लास्ट में 3rd चैप्टर में कंक्लूजन देना है, समराइज करना है, मेथडोलॉजिकल चॉइस एंड रेशनल देने हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 में डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आपको इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि आपको हर पॉइंट समझ में आए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करी, मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक कर ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 4 की, जिसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देना है। सेकंड पॉइंट में आपको मेंशन करना है सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट, एनालिसिस बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसमें प्रेजेंट डाटा फाइंडिंग्स यूजिंग डाटा टेबल्स एंड ग्राफ, ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ट्रेंड, पैटर्न एंड इम्प्लीकेशन क्या है। 4th में एनालिसिस बेस्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने डिफाइन कर दिया, अब डिपेंडेंट को आपको बताना है। साथ में ट्राई करना है कोरिलेट करने का फाइंडिंग्स विथ लिटरेचर इफ़ पॉसिबल, अगर है तो। 5वें पॉइंट में आपको रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स देना है, दोनों, जैसे आप क्रॉस टैब बना के कर सकते हैं, कोरिलेशंस बना सकते हैं, साइज स्क्वायर, ये सब टेस्ट करके आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं वेरिएबल्स के बीच। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए आपको थीमेटिक और कंटेंट एनालिसिस करना होता है, वहीं यूज़ करना होता है कोट्स और केस डिस्क्रिप्शन, और अंत में आपको कंक्लूजन करना होता है जो कि रिकैप करता है की ट्रेंड्स इन डाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का टेबल आपको बनाना होगा, इस तरह का पाई चार्ट वगैरह, और अंत में जो लास्ट चैप्टर होता है वो फाइंडिंग, सजेशन और जो आपका कंक्लूजन है इससे जुड़ा होता है, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें आप पर्पस बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टडी का क्या पर्पस है इस चैप्टर का वो बताएंगे, मेजर फाइंडिंग्स बताएंगे कि आपके स्टडी पूरे ओवरऑल डिजर्टेशन का जो आपके रिसर्च का फाइंडिंग्स क्या है वो बताना है। प्रेजेंट फाइंडिंग्स क्या अलाइन करता है आपके ऑब्जेक्टिव को वो बताना है। साथ में यूज बुलेट पॉइंट और नंबर लिस्टेड इन फाइंडिंग्स, आप जब भी फाइंडिंग्स लिखते हैं तो बुलेट पॉइंट्स में लिखिए या नंबर लिस्ट में कीजिए। कैटेगराइज करना है आपको सोशियो डेमोग्राफिक, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड फाइंडिंग्स, मतलब कि आपको फाइंडिंग्स जैसे आएंगे ना तो उसको कैटेगरी वाइज दिखाना है, या तो सोशियो डेमोग्राफिक वाइज बताइए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वाइज बताइए। सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए मोर देन हाफ 53.6% ऑफ द रिस्पोंडेंट इन दिस स्टडी बिलोंग टू द एज, ये ऐसे करके इस लैंग्वेज का आप प्रयोग कर सकते हैं। 1/3 इतने % लोगों ने ये बताया, ऐसे करके आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। लास्ट में 5.3 में सजेशन और रिकमेंडेशन में आप प्रैक्टिकल क्या सजेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग से वो बताना है। ये नहीं कि आप कुछ भी बता दें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रिसर्च किए, जिस एरिया के लिए वहाँ फिजिबली क्या है, वहाँ कौन से चीज़ें चेंजेस हम कर सकते हैं, जिससे कि आप सजेशन आप देना चाहेंगे जो कि
फाइंडिंग्स होंगे जो कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। 5.4 में इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर द सोशल वर्क प्रैक्टिस, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर लिखते हैं तो बेहतर है। जैसे रिलीवेंस ऑफ योर फाइंडिंग्स टू द सोशल वर्क इंटरवेंशन पॉलिसी एडवोकेसी एंड प्रोग्राम प्लानिंग, ये देना होता है। कंक्लूजन देना है सबसे लास्ट में, जिसमें रिकैप करना है रिसर्च प्रॉब्लम अप्रोच एंड फाइंडिंग, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या था, आपने उसको कैसे पता किया, उसके बारे में कैसे, और पता करने के बाद आपको क्या पता चला, उस सब पे आधार पे ये प्रॉब्लम था, ऐसे पता किया और मुझे ये पता चला और इससे ये हो सकता है। ये इस तरह से आपको एक समराइज ढंग से कंक्लूजन लिखना है। एंड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ। रेफरेंस आपको एनेक्सर वगैरह अटैच करने हैं तो आप करेंगे, रेफरेंस ज़रूर देना, जो कि 7th APA स्टाइल होगा, जिसमें इंक्लूड होगा एनेक्सर में आप क्या क्या डाल सकते हैं, क्वेश्चनायर, कंसेंट फॉर्म, प्लेजरिज्म रिपोर्ट, परमिशन लेटर, इथिकल क्लीयरेंस, ये सब वगैरह आपको एनेक्सर में अटैच करना है। सो ये एक ब्रीफ था, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे बनाया गया था। सोशल वर्क के डिजर्टेशन गाइड है, रीराइटिंग डिजर्टेशन फॉर द MSW स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा था, जो कि रहमान सर के द्वारा बनाया गया था, जो कि बिगनिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से लेके आपको सारा कुछ कैसे करना है वो दिया गया था। ये लास्ट में मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगा, ताकि एक एक पॉइंट को सही तरीके से जान सके कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको कैसे सब कुछ कंक्लूड करना है, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंट्रोडक्शन से लेके आपको किस तरह से मूव करना है, क्या कुछ सिग्निफिकेंस, गैप, रिलीवेंट वगैरह, स्कोप वगैरह सब कैसे डालते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता चलना चाहिए। चैप्टर 4 की बात करें तो आपको यहाँ पर एनालिसिस से जुड़ा होता है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये सब भी आपको डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे करना है, किस तरह के, अगर क्वालिटेटिव मेथड है तो क्या अप्रोच करना है, क्वांटिटेटिव है तो क्या है, और अंत में कंक्लूजन कैसे करते हैं, और ये सब भी रहा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर डिजर्टेशन राइटिंग फॉर द MSW स्टूडेंट, और किसी भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को डिजर्टेशन राइटिंग में या फिर PhD के स्टूडेंट को भी अपने थीसिस राइटिंग में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहिए, ताकि अगर आपको और भी किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए सोशल वर्क की दुनिया में या फिर सोशल MSW के कोर्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये डिमांड मुझे बहुत लंबे समय से आ रहा था कि मैम डिजर्टेशन राइटिंग कैसे करें, इस पे एक वीडियो जरूर बनाइए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, आई होप यू वुड लाइक इट। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।